बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पीटीआई की जानिब से कोई दबाव नहीं है। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने कहा है कि मेरे बैरून मुल्क होने का मतलब ये नहीं है कि मैं मीटिंग का इंतजाम नहीं कर सकता। जब हुकूमत और अपोजिशन कहेगी तो फौरी मीटिंग का एहतमाम कर दूंगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अयाज सादिक साहब की जानिब से कहा गया कि बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से मुझ पर तनकीद की जा रही है, जबकि हुकूमत और अपोजिशन जब कहेगी तो मैं इस मीटिंग को अरेंज करवा दूंगा। तो सब कह रहे हैं करवा दें अरेंज, तो अरेंज क्यों नहीं हो रही? मेरे ख्याल से अयाज सादिक साहब के उसमें नहीं है, मतलब उनके बस में शायद ये नहीं है मीटिंग अरेंज करवाना, वरना तो अरेंज हो गई होती। और अगर है तो वो करवा दें, तो मसला आगे तो बढ़े ना। जो भी है सिलसिला, पूरा मुल्क इसमें रुका हुआ है और कुछ भी नहीं है। ये आज जो भी कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल बतौर कौम हम अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं और बाकी बयानात और ख़बरें और ये सारा 7 से 8 8 से 8 कुछ भी नहीं है। और बड़ी बदकिस्मती है ये। अभी आज थोड़ी देर पहले जो तदफीन हुई आज सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो शहीद हुए हैं, ये देखें ना, सिक्योरिटी कितना बड़ा इशू है, सिक्योरिटी, इकॉनमी। और अब वो ऐलानात होते जा रहे हैं। IMF पता नहीं क्या करेगा, वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, कुछ नहीं पता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही मुल्क में, तो वो जब तक नहीं आएगी तो ये अरेंजमेंट तो नहीं काम कुछ भी कर पा रहा। अच्छा, अब इसमें जो है वो, लेकिन मैं इसको ये सूरत हाल जो पाकिस्तान, जाहिर है कि हर जगह पे जो भी वाक़या हो रहा है वो दूसरे वाक़े से कनेक्टेड है। तो कल जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई 1 घंटा तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने फ्लोरिडा में की, अपने जो उनका गोल्फ क्लब है वहाँ पे। और प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद ये पहली उनकी मीडिया के साथ इंटरेक्शन थी, तवील इंटरेक्शन थी। और इसमें उन्होंने ग्रीनलैंड का जिक्र किया, इसमें कनाडा का जिक्र किया, इसमें उन्होंने पनामा का जिक्र किया, इसमें गल्फ ऑफ मैक्सिको का जिक्र किया, इसमें प्यूटन का जिक्र किया। ये सारी बातें उन्होंने की, ख़ासतौर पर ग्रीनलैंड के हवाले से उन्होंने ख़ासतौर पर इसमें जिक्र किया उन्होंने। जी डॉक्टर साहब, कुछ अर्से पहले भी आपने इस नशिस्त में बात की थी, पहले वो हम सुन लेते हैं। जी, असल महाज जो यूक्रेन और रशिया की जंग तय करेगी, यूक्रेन और रशिया की जंग जो असल महाज तय करेगी, वो यूरोप का लैंड कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, उससे हट के वो आर्कटिक के ऊपर तय करेगी, वो जो नॉर्थ पोल है ऊपर। और चूंकि ग्लोबल वार्मिंग है तो इसीलिए पानी पिघल रहा है, रास्ते खुल रहे हैं, वहाँ पे लेन्स खुल रही हैं और वहाँ पर कोई 1670 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तो सिर्फ वहाँ पे गैस है। रेयर अर्थ मिनरल्स वहाँ पे कुछ और हैं बहुत बड़ी तादाद में। ये वो जगह है जहाँ से सबसे जल्द रशिया न्यूक्लियर मिसाइल्स फेंक सकता है अमेरिका पे, अलास्का पे। पैसिफिक में नहीं, यूरोप से भी नहीं, आर्कटिक ओशन वो जगह है जहां से रशिया, वो देखें ऊपर, ठीक है, जहां अगर रशिया पूरे जो मिसाइल्स अगर अपने करता है तो यहां से मिसाइल्स वो आगे फेंक के वो सीधा आर्कटिक ओशन से अमेरिका को हिट कर सकता है। कनाडा, अमेरिका, ये सारे मुल्क इस बात को ध्यान में रखें कि जो ग्रेट गेम में आर्कटिक का रोल बहुत बढ़ गया। रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत हैं। ये जो जहाज 2014 में कनाडा से पहली दफ़ा गया था, उसमें निकल थी 23,000 टन निकल, ये इधर से उधर। तो ये इन समंदरों में रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी आने वाले दिन। मिलिट्री बेसिस भी हैं और बहुत कुछ है वहाँ पे। मुकम्मल तौर पे रशिया की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा है। चाइना और रशिया की जो पार्टनरशिप है उसको आप सिर्फ समंदरों तक अगर महदूद करें तो फिर पैसिफिक तक ना लेके जाएं, सिर्फ नॉर्थ कोरिया तक, या आप इसको जो है वो सिर्फ जो मेन लैंड है उस तक ना रखें। जो असल खेल है एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खेल है वो आर्कटिक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि वो बिल्कुल आमने सामने है, बिल्कुल ऐसे हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी,
बड़ी जंग का जो बड़ा महाज है आर्कटिक, वो अपनी एक शक्ल इख्तियार कर रहा है बाकायदा। और वो शक्ल इस तरह, ये आर्कटिक जो है ये इसको कहा जाता है बहरे शुमाली मंजमद, जो है उर्दू में अमूमन इसको कहा जाता है आर्कटिक। और ये आर्कटिक ओशन जो है, इसमें कहीं बर्फ़ के ऊपर पानी और बर्फ़ जमी हुई, उसके ऊपर वो नुक्ता है, एक नुक्ता जिसको कुतुब शुमाली कहते हैं। यानी कुतुब शुमाली जो है वो ज़मीन पे नहीं है, कुतुब शुमाली जो है बर्फ़ के ऊपर है, बर्फ़ और पानी के ऊपर वो एक नुक्ता है। और उसके बिल्कुल मुखालिफ अगर जाएं तो ज़मीन को क्रॉस करते हुए, तो वो जो है फिर उसके बाद वो साउथ पोल या कुतुब जनूबी जो है वो लैंड पे है, वो बर्फ़ है लेकिन ज़मीन है। जो कुतुब शुमाली है वो ज़मीन पे नहीं है। और कुतुब शुमाली एक नहीं है। अगर आप कंपास के थ्रू कुतुब शुमाली पे जाने की कोशिश करें तो कंपास जो है वो आपको आगे पीछे करेगा, और वो एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और एक जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। तो वो एग्जैक्टली उस जगह पे नहीं जाएगा जहाँ पे वो नुक्ता है, बल्कि आपको वो जो मैग्नेटिक कंपास है वो उसको कहीं और ले जाएगा। ठीक है, तो ये आर्कटिक के अंदर ही कुतुब शुमाली भी है। अच्छा, अब आर्कटिक कहाँ से आ गया? एक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, एक जियो मैग्नेटिक है और एक जोग्राफिक है। आमतौर पे हम जोग्राफी की बात करते हैं, जो ब्लैक स्पॉट है बिल्कुल इसके आप दूसरे अंदर गहराइयों में जाएं तो ये जोग्राफिक साउथ पोल आ जाएगा। लेकिन नॉर्थ, अच्छा ये वो मैग्नेटिक पोल है क्योंकि ज़मीन जो है ना ऐसे अपने महवर पे थोड़ा सा टर्न होके घूमती है ना, वो थोड़ा सा टर्न होके जो उसकी गर्दिश है, ऐसे टर्न होके, ऐसे नहीं ज़मीन घूम रही ना, ऐसे थोड़ा सा ऐसे, तो वो जो है वो ये इसके गिर्द। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब जनाब आर्कटिक का मैदान सज रहा है, आर्कटिक ओशन का मैदान सज रहा है। और अब सच इस तरह से रहा है कि दो मुल्कों के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने ही कहा है कि वो रूल आउट नहीं कर रहे। ठीक है, एक तो उन्होंने पैनामा कैनाल के बारे में कहा है, पैनामा कैनाल का भी एक ताल्लुक बनता है आर्कटिक से, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड को वो अगर ज़रूरत पड़ी तो वो फौजी ताकत इस्तेमाल करके ग्रीनलैंड को ले लेंगे। और ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क जो है वो पहले भी बात कह चुका हूँ कि डेनमार्क, वहाँ पे अलहदगी पसंद तहरीकें भी चल रही हैं और ये सारा, ये कल हम तफसीली डिस्कस कर चुके हैं। और कनाडा जो है, उन्होंने कहा कनाडा पे इतनी ज़्यादा सैंक्शंस लगेंगी कि वो खुद ब खुद हमारे अंदर शामिल हो जाएगा। और कितना ज़बरदस्त बनेगा ये मुल्क, दोनों नेशंस कितनी ज़बरदस्त बनेंगी कि वो 51st रियासत जो है वो कनाडा बन जाएगा। कनाडा के लिए शायद हमें फ़ौजी ताकत की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ग्रीनलैंड के लिए अगर पड़ती है या पैनामा के लिए पड़ती है तो, और एक तरह से उन्होंने कनाडा को भी कह दिया कनाडा के लिए पड़ती है तो ठीक है भाई, लेकिन ये हमारा हिस्सा होगा, यानी कनाडा हमारा हिस्सा होगा, ग्रीनलैंड भी हमारा हिस्सा होगा और पैनामा जो है वो भी हमारा हिस्सा होगा। अब कनाडा और ग्रीनलैंड का एक ताल्लुक है, और कनाडा और ग्रीनलैंड का ताल्लुक ये है कि ये दोनों अगर अमेरिका के पास चले जाते हैं तो आर्कटिक ओशन की पूरी ज्योग्राफी चेंज होती है। वहाँ पे जो मैदान जंग सजने जा रहा है उसकी ज्योग्राफी, ये ऐसे नहीं बात की, ऐसे बात नहीं की प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि कनाडा और ग्रीनलैंड, नहीं, ऐसी बात नहीं, आर्कटिक। अच्छा, ये अगर हम यहाँ पे देखें, हम फिफ्थ अगर हम देख लें तो यहाँ पे हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आ जाएगा कि आर्कटिक जो है उसके पड़ोसी, मतलब आर्कटिक ओशन जो है, ठीक है ना, वो जो 4.5 मिलियन स्क्वायर माइल का जो समंदर है, छोटा समंदर है लेकिन बहुत गहरा है। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसके पड़ोसी कौन से हैं। ये नॉर्थ पोल आ गया बीच में और ये आर्कटिक ओशन आ गया। अब आर्कटिक ओशन के जो है वो पड़ोसी कौन से हैं, वो मुल्क कौन से हैं जो आर्कटिक ओशन को हम ये कहें कि उसके पड़ोसी हैं या उस के इर्द गिर्द हैं। अच्छा, वो जो मुल्क हैं
वो मुल्क 9th को दिखाएं तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अगर 9th से देखें ना तो 9th से ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, 9th मैप अगर हम दिखा सकें तो। अच्छा, अब इसमें जो है जनाब, एक तो है रशिया, सबसे बड़ा जो आर्कटिक ओशन का जो साहिल है वो है रशिया, ठीक है, ये आर्कटिक का मैदान है ना एक जी। उसके बाद छोटा सा है अमेरिका, अलास्का, नन्ना मुन्ना सा, वो जो सब्ज है ग्रीन कलर का। इस मैप को थोड़ा सा स्लाइड करेंगे प्लीज। अच्छा, छोटा सा नन्ना सा ग्रीन वो यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर बहुत बड़ा कनाडा है और उसके नीचे बहुत बड़ा ग्रीनलैंड है। यहां पे रोके 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 तो बस बस। अच्छा, अब ग्रीनलैंड और कनाडा को अमेरिका कह रहा है कि वो हमारा हिस्सा होंगे। सामने मध्य मुकाबिल क्या है, रशिया, बर्फ रही है पिघल, और बर्फ पिघल रही है और उसके नतीजे में यहां पर जो समुद्री रास्ते हैं वो खुल रहे हैं। अब आप इसको मैप को अगर थोड़ा सा हम पोजीशनिंग कर लेना तो अमेरिका को देखें तो अमेरिका कितना छोटा है इसमें, इस पूरे मैदान में, इस पूरे ये पूरा जो इलाका है इसमें अमेरिका कितना छोटा सा है, अलास्का। अच्छा, और अमेरिका इतना छोटा है कि वो, और अमेरिका बिल्कुल रशिया के साथ लग रहा है, वहां से आवाज लगाते हैं तो वो उधर आवाज जाती है और उधर से पत्थर फेंकते हैं तो उधर पत्थर आता है, वो बिल्कुल साथ साथ है, ठीक है। अगर आप देखें एक तरफ से बहुत दूर नजर आता है, लेकिन वो जो मैंने उस दिन बात की थी कि सबसे करीब है, थोड़ा छोटा सा बीच में पानी है और फिर उसके बाद जो है जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब अमेरिका जो है वो कह रहा है कि हमने कनाडा को लेना है और ये नीचे जो डार्क ब्राउन है वो है ग्रीनलैंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्थ पोल का जो आर्कटिक का मैदान है, वो जो मैदान बड़ा अहम मैदान सजने जा रहा है आने वाले अरसे में, उस मैदान में अमेरिका बिल्कुल रशिया के मध्य मुकाबिल एक बहुत बड़ा मैदान चाहता है। ऐसे ही नहीं बात की ट्रंप ने, इसके पीछे एक रीजनिंग है। आपके ख्याल से ये जो लाइट्स हैं ये देखने के लिए ट्रंप, या वहाँ पे होटल बनाने के लिए ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप ने जो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ग्रीनलैंड जो है वो हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, कनाडा हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला कैसे बना? आर्कटिक। अच्छा, अब ये बात आप जरा ध्यान में रखें कि इससे पहले जो है इतना ब्लंटली उन्होंने बात की है, इतना खुल के। इससे पहले ये विलियम मैकिनले थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट विलियम मैकिनले, बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रेसिडेंट थे। ये 1897 से 1901 तक ये सदर रहे अमेरिका के, ये 25वें सदर थे। तो इन्होंने इससे पहले खुल के बात की थी इस तरह से, और इन्होंने कहा था कि ये फिलिपीन और जो पोर्टोरिको और गुआम के जज़ायर, उनके ऊपर हम चढ़ाई करेंगे और कब्जा करेंगे। और उसके बाद जो है उन्होंने ये स्पेन से कहा था कि हम छीनेंगे। ये अमेरिका और स्पेन की जो आखिरी जंगें हुई हैं ना, तो उसमें आप समझें कि उस वक्त ये यानी गुजरी सदी के शुरू में 1901 में ये प्रेसिडेंट थे। और उस वक्त ये हुआ था कि अगर हम ये देखें ना, 12th डिक्लेयर्स वॉर ऑन स्पेन। उन्होंने स्पेन से मुराद ये स्पेन नहीं बल्कि स्पेन की जो कॉलोनीज थी मुख्तलिफ, उनके ऊपर उन्होंने कहा था वॉर, स्ट्रेट वॉर। उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया था और ये कहा था कि यहाँ पे जंग करके हम ये छीनेंगे, ये जो ज़मीन है, ये जो पूरे इलाके हैं, ये हम छीन के लेंगे जो है उनसे, स्पेन से। उसके बाद फिर ये हुआ था, बहरहाल कुछ अरसे के बाद ये हुआ था कि ये इन्होंने जगह जगह ले ली थी, बहरहाल कब्जा इन्होंने किया था, जंग छिड़ी थी वहाँ पे, बड़ी जंग छिड़ी थी और बड़ी सख्त लड़ाई हुई थी। और उसके बाद जो है वो, अगर आप ये देखें, अच्छा उसके बाद फिर इन्होंने जो आखिरी स्टेट आई थी अमेरिका में वो तो हवाई आई थी। ये अगर हम देखते वो तो आइजनहावर के दौर में आई थी 13, लेकिन इसका किस्सा भी 13 अगर हम दिखा सकें इसका किस्सा भी तभी से चल रहा था कि ये तो 50वीं स्टेट जो है आइजनहावर के दौर में आई थी। लेकिन ये हुआ कि इन्होंने अगर हम ये देखें ना तो इन्होंने खुल के कहा था कि ये कांग्रेस 11th हम देखें तो ये जो प्रेसिडेंट हैं विलियम मैकिनले, इन्होंने कहा था कांग्रेस डिक्लेयर्स वॉर, ठीक है ना। और वहाँ पर जनाब मतलब वॉर डिक्लेयर हुई, उसके नतीजे में ये
फिलीपीन के अंदर और ये सारा पैसिफिक के अंदर, यानी उन्होंने खुल के कहा था कि ये हमारा मुल्क है और हम इसे छीन के लेंगे। ट्रम्प से पहले अगर किसी ने खुल के कहा है ना कि अमेरिका की एक्सपेंशन होनी है, अमेरिका एक मौजूद है ना, उसकी एक सरहदें हैं, अगर अमेरिका ने, बाकी जगह तो बेसिस हैं, ये ट्रम्प दूसरे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने कहा है कि अमेरिका की सरहदें चेंज होंगी। अमेरिका की बेसिस नहीं, वो बेसिस नहीं लेगा, उसकी ज्योग्राफी चेंज होगी। ग्रीनलैंड, कनाडा, ये मुल्क सारे उसका हिस्सा बनेंगे, पीरियड। इसके बाद कोई फर्दर बात नहीं। मतलब उन्होंने कहा करेंगे, चाहे हम इकोनॉमिक टैरिफ डालें या हम अस्करी कार्रवाई करें। ये जो प्रेसिडेंट थे बड़े पॉपुलर थे, विलियम मैकिनले, लेकिन उसके बाद ये हुआ था कि इनको एक एनार्किस्ट ने गोली मार के इनको कत्ल कर दिया था इस सदी के शुरू में। ये 16 जुलाई, चीफ एग्जीक्यूटिव द विक्टिम ऑफ द मोस्ट कॉवर्डली एनार्किस्ट, तो इनका कत्ल हो गया था। और ये 1901 के अगर हम पेपर्स देखें, 15th प्रेसिडेंट, ये एक्स्ट्रा उस ज़माने वो ज़मीन में छपते थे ना, तो एक्स्ट्रा वहाँ पर भी छपता, हमारे पाकिस्तान में भी छपते ज़मीन में, वहाँ पर भी ज़मीन में छपते थे। तो उसमें ये प्रेसिडेंट को मार दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर इनकी जगह इनके नायब सदर रहे थे, जिनको हम थियोडोर रूजवेल्ट के नाम से याद करते हैं, वो फिर प्रेसिडेंट इनके बाद आए थे। वो इनके वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट को शूट कर दिया था, वाइस प्रेसिडेंट आए थे। ठीक है, वो आखिरी दफा थी जब एक्सपेंशन की बात की थी अमेरिका ने कि हम अपने बॉर्डर से बाहर जाके अपनी जोग्राफी को हम बढ़ाएंगे। अब इन्होंने बात की है, और खेल जो है वो आर्कटिक का। अब जो आर्कटिक है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अच्छा, वहां पे एक काउंसिल बनी हुई है। ये जो मुल्क हैं, अगर आप इसमें देखें तो इसमें इनके जो यानी वो मुल्क जो बॉर्डर रखते हैं, नक्शे में हम दोबारा अगर देखें तो कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, इधर फिनलैंड है, रशिया, अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे छोटा सा नीचे, और उसके बाद स्वीडन, और ये जो है इसके, और ये सारे मुल्क जो हैं ये आपस में फिर एक आर्कटिक काउंसिल बनी हुई है। और 10 स्लाइड हम देखें तो उसमें डेनमार्क, कनाडा, यूएस, रशिया, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, ये सारे मुल्क जो हैं ये आर्कटिक काउंसिल के रुकन है। लेकिन इसमें मुबस्सरीन भी हैं, इसमें ऑब्जर्वर्स भी हैं, जिसमें चाइना भी है और मुल्क भी हैं। अच्छा, अब इसमें जो है इशू ये है कि वहाँ पर 2014 में, जो मैंने पिछले जो आपने क्लिप चलाया अभी, उसमें मैंने जिक्र किया था कि 2014 में वहाँ से कनाडा से जहाज जो है वो बगैर आइस ब्रेकर के यूज किए वो चाइना पहुंच गया, कनाडा से चाइना। ये जहन में रखें कि 9 झगड़े हैं आर्कटिक ओशन में पानी, जैसे साउथ चाइना सी में फड्डे पड़े हुए ना कि किसका पानी कहां खत्म होता है और किसका, आर्कटिक ओशन में 9 फड्डे हैं कि किस मुल्क का पानी कहां तक है, किसका मतलब वो जो उनके जो समुद्री हदूद हैं वो 9 फड्डे हैं। और जो सबसे खराब फड्डा है वो अमेरिका और कनाडा का है। अमेरिका और कनाडा का फड्डा है आर्कटिक ओशन के पानियों पे, तवील अरसे, बहुत अरसे से फड्डा है। अच्छा, और ये जो है ये बात ध्यान में रखें, तो एक तो एक फड्डा है, और दूसरी जो बात है वो ये है कि यहां से जो जहाज कनाडा से चाइना गया उस पर अमेरिका खुश नहीं था। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज कहलाता है। एक नॉर्दर्न पैसेज है वो अलग है, एक नॉर्दर्न पैसेज है, वो पैसेज ये है कि अगर रशिया ने चाइना तक या उस जाना है तो वो उसके लिए पानी, यहाँ तो बर्फ सारी, तो वो जो है वो पैनामा कैनाल से गुजरता है या सुइज से गुजरता है। यानी ये जो है ये डायरेक्ट जो है ये सबसे छोटा रूट है एशिया और यानी अटलांटिक, यानी सॉरी, ये आप इस तरह समझ लें एशिया और यूरोप के दरमियान ये सबसे छोटा रूट है, थोड़ा सा पानी और सीधा इधर से इधर चले गया। ठीक है, तो वो जो है वो लंबा है, यानी अगर ये रूट खुल जाता है नॉर्थ वेस्ट रूट, तो इसका मतलब ये है कि स्विस
को भी डैमेज होता है और पैनामा कैनाल को भी डैमेज होता है, उनको भी नुकसान होता है, इनको भी नुकसान होता है। और ये चाइना और रशिया कनाडा से इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, तो कनाडा के का जो शिप, वो कनाडा का शिप था, 2014 में गया था, और उस शिप के ऊपर जो है वो अमेरिकन खुश नहीं थे। अच्छा, वो शिप जब गया था जिस वक्त, तो उस वक्त का अगर हम ये मीडिया भी देखें तो ये जो है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, अच्छा, जब अमेरिका ने अपना शिप डाला तो कनाडा में शोर हो गया। कनाडा कहता है कि हमारा पानियों में फड्डा है। अच्छा, पहले तो अमेरिका कनाडा का फड्डा देखें ना, ये 1985 का मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स दिखा रहा हूँ। ये साल से ये शुरू होते हैं, झगड़े खत्म हो जाते हैं। 8th यूएस शिप आर्कटिक में दाखिल हुआ तो कनाडा के अंदर हंगामे हो गए कि ये हमारे अंदर पानी में कैसे दाखिल हुए। ये है 1 अगस्त 1985, यानी कनाडा और अमेरिका का झगड़ा है आर्कटिक ओशन पे। तो अमेरिका चाहता है कि कनाडा उसका हिस्सा बन जाए, क्योंकि कनाडा मामला तय नहीं कर रहा, और कनाडा जो है वो चाइना के साथ उसने उसकी जो है वो उसके मामलात हैं आगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ये ज़हन में रखें, इसी को हम लेके अगर आगे चलें तो ये ज़हन में रखें कि रशिया और चाइना जो है वो, उनका आइस सिल्क रोड है यहाँ पे। आइस सिल्क रोड, एक तो बेल्ट एंड रोड है ना जी, लेकिन आइस सिल्क रोड एक तो है वो बेल्ट एंड रोड। बेल्ट एंड रोड ये है कि जी समंदर में और खुश्की पे, मगर एक बर्फ के अंदर भी सिल्क रोड है, और वो है, यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ 9th लाइट टाइम्स। तो ये बड़ा मारूफ, यानी अगर आप समझें कि दुनिया के चंद बेहतरीन जरायद में से टाइम, यूके का टाइम्स, उसने ये 9th लाइट देखी, चाइना रशिया प्लॉट कोर्स फॉर आइस सिल्क रोड है ये, ठीक है ना। और ये आर्कटिक के अंदर है, वो आर्कटिक जिसका बहुत बड़ा इलाका अमेरिका लेना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका के और कनाडा के फटे है, ठीक है। फिर उसके बाद कोशिश हुई, ये नेशनल इंटरेस्ट के अंदर बड़ा एक इस पे अच्छा मजमून है कि 7th 2020 में आया था, बड़ा पढ़ने वाला मजमून है, जो लोग उसको डिटेल में पढ़ना चाहें। वो कहते हैं कनाडा एंड यूएस नीड टू, 7th कनाडा एंड यूएस नीड टू मेक अ डील ऑन द नॉर्थ वेस्ट पैसेज। ये जो पैसेज है ना, इसके ऊपर फटा है, और उसके बाद जो है वो नॉर्थ वेस्ट एक, इसके ऊपर बहुत डिटेल में अगर जाना हो किसी ने कि क्या झगड़ा है, इसकी पूरी हिस्ट्री देखनी हो, तो वो मैं सजेस्ट करूंगा। ये 10th स्लाइड जो है, यूएस कनाडा नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक डिस्प्यूट, इसकी पूरी हिस्ट्री है। इस पेपर को पढ़ेंगे आप, इसकी पूरी हिस्ट्री इसमें मौजूद है 2020 के पेपर में, कि यूएस और कनाडा का झगड़ा क्या है आर्कटिक के अंदर। क्योंकि झगड़ा इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि ये झगड़ा तय नहीं होगा, कनाडा को ले लो, कनाडा आ जाए हमारे साथ आए, बस दैट्स इट, ये खत्म करो रौला सामने, क्योंकि वो सिल्क रोड बन रहा है, और पूरा चाइना और आइस ब्रेकर्स के बगैर, और पानी सारा ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी, तो ये सारा। अच्छा, इकोनॉमिस्ट जो है उसने अभी जून में बड़ा इंटरेस्टिंग, उसमें इकोनॉमिस्ट में मजमून आया था, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ने वाला। चाइना रशिया हैविंग चिलिंग प्लान फॉर आर्कटिक। आर्कटिक में बड़ा प्लान है चाइना और रशिया का। हम तो चाइना और रशिया को देख रहे हैं ना, ये नॉर्थ कोरिया इधर, मैं बार बार ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ उस प्रोग्राम से भी और पहले भी, कि असल जो मामला यूक्रेन का नहीं होगा, होगा आर्कटिक के अंदर। जो असल पेचा पड़ेगा ना इन पावर्स का, वो आर्कटिक में पड़ेगा। यहां तो बीच में यूरोप के मुल्क, उधर आमने सामने हैं सारे। अच्छा, फिर उसके वॉइस ऑफ अमेरिका ने अभी 12 दिसंबर को ये लिखा कि 12 दिसंबर, एक महीने से भी कम अरसा पहले, 12 दिसंबर 2024 को वॉइस ऑफ अमेरिका के अंदर एक बड़ा डिटेल आया कि चाइना रशिया आर्कटिक 12th कॉपरेशन अ यूएस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। ग्रीनलैंड और कनाडा सैर करने नहीं जा रहे ट्रंप, ये एक असल मैदान के वो जो है ना सफ़े वहाँ पे। अच्छा, इनकी जब आई ना जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी भी आई 2024 दिसंबर में, अभी 5 दिसंबर को, और ये आर्कटिक रीजन की अमेरिका की यूएस स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर आर्कटिक है, ये 14th।
और उसमें अगर 14 को हम यहाँ दिखाएं तो चाइना इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन स्ट्रेटेजिक आर्कटिक रीजन, चाइना जो है वो वहां पे अपने कदम बढ़ा रहा है। और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस 5 दिसंबर 2024 की रिपोर्ट, तो पूरी पढ़ेंगे, काफी कई 100 पेजेस हैं, लंबी रिपोर्ट है, लेकिन उसका लुबे ये है कि चाइना वहां पे, हालांकि चाइना के बॉर्डर्स नहीं है, चाइना यानी आर्कटिक के अंदर, लेकिन रशिया है और चाइना जो है वहां पे आइस ब्रेकर्स के साथ चाइना की कंप्लीट प्रेजेंस है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है रशिया के साथ, चाइना वहां पे। अब चाइना ये देख रहा है सारा मामला। कनाडा जो है, कनाडा ने वो जो जहाज भेजा था वो चाइना को भेजा था, वो जो निकल का जहाज गया था 23,000 टन का, वो चाइना को गया था। और अमेरिका उसको देख रहा था बैठ के कि ये चाइना और कनाडा के दरमियान क्या ट्रेड शुरू हो गई है, ठीक है। उस वक्त तक ये यूक्रेन का पलड़ा नहीं था ना, तो ये जहाज 2014 में वहां से वहां चला गया था। तो लेकिन अमेरिका ने ये देखा 2030 में ये कहा जा रहा है कि बर्फ इतनी पिघल जाएगी कि ये रास्ते मजीद खुल जाएंगे, यहाँ पे मजीद जहाज चलने शुरू होंगे, मजीद एक्सरसाइजेज होंगी, क्लाइमेट चेंजेस जो हैं उनकी वजह से ये यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ा, यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स है, गैस है, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, इसमें ऑयल है, इसमें बहुत कुछ। और ये जो मैदान है जिसमें एक तरफ रशिया, एक तरफ अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड को लेके ये आमने सामने आर्कटिक में आएंगे। आर्कटिक सबसे खतरनाक इसलिए, ये पैसिफिक से ज़्यादा, पैसिफिक तो डिस्टेंस है ना बहुत ज़्यादा, पहली लेयर है वो आइलैंड्स की, फिर दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है, फिर चौथी जाके वो जाके फिर हवाई आता है वहाँ पे। ये पर्ल हार्बर जो वहीं से जापान का हुआ था ना, तो वो अलग है। लेकिन ये जो है ना, ये आर्कटिक, ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन है फ्यूचर का। और ग्रीनलैंड और कनाडा की बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने आर्कटिक के लिए। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बानी पीटीआई की जानिब से भी मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की गई है, अब अगली नशिस्त कब तक होगी? देखें, अभी तो मेरे ख्याल से एयाज सादिक साहब खुद शायद इसमें से कह रहे कि मैं हट जाऊँ अगर इतराज़ हो रहा है मेरे पर। मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ, पैनामा पे आते हैं ज़रा। ये अब आर्कटिक का पैनामा से क्या ताल्लुक बनता है? अगर हम ये 7th मैप देखें ना, नॉर्थ वेस्ट पैसेज, तो अगर ये पैनामा के थ्रू जाता है तो ये एक लंबा रास्ता होता है, ठीक है, ये लंबा रास्ता होता है। अगर ये क्रॉस करता है पैनामा को या ये क्रॉस करता है स्विस को, कई दिन का फर्क पड़ता है। और अगर ये रास्ता खुल जाता है नॉर्थ वेस्ट पैसेज, वो नॉर्दर्न रूट है, ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज है, नॉर्थ वेस्ट पैसेज खुल जाता है तो ये जो है ये बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ग्लोबल जब ये स्टार्ट हुआ ना, कनाडा का शिप गया चाइना, बड़ी बात थी, कनाडा का शिप चाइना पहुंच गया। ये उस वक्त यूक्रेन वॉर हो रहा है, अमेरिका देख रहा है बैठा हुआ, हमारा तो फड्डा चल रहा है कनाडा से, और ये कनाडा का शिप। तो ग्लोबल मेल उस वक्त 2016 का, चाइना रिवील्स प्लान टू शिप कार्गो अक्रॉस कनाडा नॉर्थ वेस्ट पैसेज। चाइना और कनाडा आपस में ये आर्कटिक के अंदर एक हो गए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कि ये कनाडा का फिर ग्लोबल अफेयर, वहाँ का जो थिंक टैंक है, उसने 2018 में रिपोर्ट आई थी, फाइंडिंग विन विन चाइनीज आर्कटिक पॉलिसी एंड व्हाट इट मीन्स फॉर कनाडा। तो कनाडा बहुत इसमें यानी एक तरह से आप समझे बहुत करीब, ये उनके थिंक टैंक की रिपोर्ट है, ये दिसंबर 2018 में आई थी। और फिर उसके बाद जो है वो ये स्टेट काउंसिल ऑफ चाइना ने इसमें लिखा, ये उनकी जो गवर्नमेंट की तरफ से ये 2016 में, कि चाइना चार्टिंग न्यू कोर्स फॉर मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन। तो उसमें फिर चाइना ने कहा कि ये आर्कटिक ओशन के अंदर कनाडा जो है हमारा बड़ा करीब है, और चाइना और कनाडा के साथ हम, और फिर उन्होंने इस तारीख बताई कि 19 अप्रैल को ये जो है आर्कटिक नॉर्थ वेस्ट पैसेज रूट गया 30% शॉर्टर हो जाएगा, ये यहाँ से रास्ता जाएगा और ये पैनामा कैनाल को बाईपास करेगा। ये पूरा फिर ये चाइना का जो ऑफिशियली ग्लोबल वार्मिंग, सारी वही बात जो पहले की हमने कही, ये उसके नतीजे में यहाँ पे खत्म हो जाए। और जब पोम्पियो थे, ट्रंप 1.0 था, तो इतनी कशीदगी बढ़ गई थी इस पैनामा पे उस वक्त कि पोम्पियो ने कहा था कि ये उनके कैनेडियन टीवी को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे 2019 में, कि पोम्पियो सेज के कैनेडियन क्लेम टू नॉर्थ वेस्ट पैसेज इज इलिजिटिमेट। तो यानी ये जो है, अब आप ये ध्यान में रखें कि कनाडा अमेरिका का फड्डा है, और कनाडा को इसलिए वो कह रहे हैं हमारे साथ आ जाओ, बस खत्म, इसके अलावा किस्सा मुकाबले में ज़्यादा कोई बातचीत नहीं है, चाहे वो इकोनॉमी के थ्रू होगा या टैरिफ्स लगेंगे या जो भी कुछ होगा, और ग्रीनलैंड ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है।
तो ये ट्रम्प जो है ये अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म होने जा रहा है बड़े अरसे के बाद, तकरीबन 100 साल से ऊपर अरसा। दूसरा, इसराइल ने आज अपना सरकारी तौर पर नक्शा जारी कर दिया, और वो जो नक्शा है वो अगर हम उसको देखें तो इब्रानी ज़बान में, इब्रानी और अरबी में, अरबी का वर्जन अगर हमारा दिखा सके प्रोडक्शन टीम, उन्होंने आज अपना ये नक्शा जारी किया है। और इस साथ ही उनके नक्शे में जो है ये इसराइल, सामरा, यरूशलेम, यहूदा, मुदाब, अमून, ये बिल्कुल वो नक्शा है जो कि आज से हम चले जाएं तो 3000 साल पहले, तो यहाँ पे जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले, जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये जो उस वक्त जब दो किंगडम्स थी यहाँ पे, किंगडम ऑफ इसराइल और किंगडम ऑफ जुदा, तो उसका जो मैप है वो इन्होंने आज अपने सरकारी मैप के तौर पे वो सामने लेकर आ गए। ठीक है, ये इसमें तफसीलन बात कर चुके हैं कि इसमें कौन से जो 12 बेटे थे, कुछ ऊपर सेटल हो गए थे, कुछ नीचे सेटल, तो डिटेल बात कर चुके हैं। तो जुदा और किंगडम ऑफ जुदा और किंगडम ऑफ इसराइल का जो मैप है आज उन्होंने उसी मैप को प्रोड्यूस कर दिया है। उसमें जॉर्डन भी नहीं है, उसमें बाकी। अब इसके ऊपर जो है, ये मैं खाली टाइम्स कोट कर रहा हूँ 28 यूएई का, बाकी सारे मुल्कों की तरफ से है, लेकिन यूएई 28 यूएई कंटेम्प्ट इसराइल्स alleged historic map that includes Palestine, Jordan, Lebanon and Syria। ये इन्होंने आज अपना मैप जारी किया है। यूएई ने, कतर ने, ज़ाहिर है उसमें सीरिया का बहुत बड़ा हिस्सा है, जॉर्डन तो पूरा ही है, उसमें लिबनान का बहुत बड़ा हिस्सा है। इन्होंने यूएई की तरफ से आज कंडेमनेशन हुई है कि मैप को अगर देखें तो ये वो मैप है जो मैं सोचता था ना, ग्रेटर इसराइल का कौन सा मैप होगा। अच्छा, ये भी थोड़ा सा इन्होंने इसको ये लिहाज से इन्होंने किया है क्योंकि जो असल ग्रेटर इसराइल का मैप है उसमें सऊदी अरेबिया भी आ रहा है, उसका भी कुछ इलाका आ रहा है। तो इन्होंने अभी चूँकि ज़्यादा इन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि ज़्यादा पंगे लें, तो जॉर्डन को इन्होंने ले लिया है, सीरिया को ले लिया है, सीरिया का इलाका इन्होंने जो है वो लेबनान का इलाका ले लिया है, और साथ ही इन्होंने जो है वो इसमें फ़लस्तीन है ही नहीं, मतलब दो रियासती हल वाली किस्सा ही नहीं है कहीं। अच्छा, दूसरी जो बात है वो रात को जो उनका खिताब हुआ है प्रेसिडेंट पुतिन का, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, इलेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने दूसरी बात की है पैनामा कैनाल की, कि उन्होंने कहा उसको भी हम जो है वो फोर्सफुली ले लेंगे। अच्छा, पैनामा कैनाल जो है ये अटलांटिक और पैसिफिक के दरमियान पैनामा है ना। अगर नक्शे में हम देखें तो पैनामा दरमियान में एक तरफ बहरे ओकेनूस है जिसको हम कहते हैं अटलांटिक, और एक तरफ बहरुल काहिल है जिसको हम कहते हैं पैसिफिक। तो इधर से इधर पैसिफिक है, इधर अटलांटिक है, तो दोनों को जोड़ने के लिए कि भाई पैनामा को खोदो और इसमें से नहर निकाल के अटलांटिक को मिला दो पैसिफिक के साथ, तो इसकी तामीर शुरू की फ्रांस ने 1881 या 82 में। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि फ्रांस उसको कंप्लीट नहीं कर सका, और 1904 में, 4 या 5 में इसको अमेरिका ने कहा कि हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो अमेरिका ने फिर ये, उनकी फ़ौज के जनरल्स ने और फौजियों ने, अमेरिकन ने ये कैनाल कंप्लीट की। अच्छा, ये जो कैनाल है ये इस तरह से कंप्लीट हुई कि यानी आप देखें ना, या तो पूरा वो घूमते घामते पूरे जनाब वो क्रॉस करें लैटिन अमेरिका, और उसके बाद वो जाएं और वो पहुँचें अटलांटिक से पैसिफिक में, या ये कि पनामा को खोद के बीच में से एक नहर निकाल लें। नहरें तो निकाली जाती है ना कुदरती, तो नहर निकाल लें बीच में से, ताकि वो इसमें से जहाज़ गुजरते रहें और अटलांटिक से पैसिफिक में जाते रहें। तो उन्होंने ये 1918 तक, 1904 से लेके 1918 तक ये नहर उन्होंने बना के जो है स्टार्ट हो गए, जहाज चलना शुरू हो गए। ये सिलसिला 79 तक रहा, 79 तक ये अमेरिका के पास रही। ता वक्त ये कि जिमी कार्टर ने मुआहदा कर लिया पैनामा के साथ, उनके कमांडर आए और वहाँ पे उन्होंने टोरिजोस जो थे, टोरिजोस के साथ उन्होंने मुआहदा किया, और उस मुआहदे के तहत उन्होंने ये कैनाल जो थी इसका कंट्रोल जो है वो पैनामा को दे दिया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे फौजियों ने बनाई थी, ये हमारे फौजियों ने बनाई थी। 1904 में
फ्रांस तो छोड़ के चला गया था, फ्रांस के लोग नहीं काम कर पा रहे थे यहाँ पे हालात पे, फ्रांस ने कहा निकलो यहाँ से, और वो अमेरिकन ने उसकी खुदाई उदय को 79 तक उनके पास रही, 79 में जिमी कार्टर ने उनको दे दी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि वापस लेंगे भाई, इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? लेकिन एक ताल्लुक बहुत 79 और 2024 के दरमियान एक बहुत बड़ा मामला आ चुका है, और वो ये है कि पनामा जो है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। वो जो कह रहे हैं ना बार बार कि बनाई हमने थी और फायदा चाइना उठा रहा है, वहां पर चाइना के बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाइना की पोर्ट्स बन चुकी हैं वहाँ पे, अगर हम वो दिखा सकें उसकी डिटेल, चाइना की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। पनामा जो है खुद बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, ठीक है। और इसमें अगर हम ये 30 जो लास्ट हमारी स्लाइड्स हैं, 2 स्लाइड जो भी नंबर्स हैं उनके, वो हम दिखा सकें, तो पनामा जो है वो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, पनामा कैनाल, और पनामा खुद एक मुल्क के तौर पे भी वो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, ठीक है। और 2024 में बड़ा वहाँ पे काम हुआ है पनामा के अंदर, इस कैनाल में ये पोर्ट्स आगे पीछे जहाज सारे ये वो दाएं बाएं, बड़ा काम हुआ है वहाँ पे। और ये जो है ये यहाँ पे चाइना मौजूद है, ये ऐसे नहीं है कि वो अमेरिका आ जाएगा चलता फिरता कि जी पनामा को हम लेके जा रहे हैं, यहाँ चाइना बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, और चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो कह रहे हैं यहाँ पर इसको भी हम लेंगे। अच्छा, इसको अगर ले लेता है ना अमेरिका के, क्योंकि इसको लेने की 2 चीज, एक तो चाइना ही आके यहाँ पे मौजूद है, बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है पनामा। दूसरा मामला यह है कि वो जो मैंने आपसे कहा ना कि वो जो एक रास्ता है ना, दूसरा रास्ता मुतबादिल, यानी जो नॉर्थ वेस्ट पैसेज है आर्कटिक का, उसका पैरेलल पैसेज यहां से गुजरता है, तो वो भी चाइना के पास है, ये भी चाइना के पास है, तो वो भी अमेरिका लेना चाह रहा है, ये भी अमेरिका लेना चाह रहा है, वहां भी चाइना है आर्कटिक में, यहां भी चाइना है। तो ये इसकी जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये है कि उन्होंने ग्रीनलैंड की, कनाडा की और पनामा की बात की, और साथ ही गल्फ ऑफ मैक्सिको तो वैसे ही वो तो थर्ड, उसको तो थर्ड कोस्ट कहते हैं ना अमेरिका का, वो चारों तरफ से अमेरिका है, वो इतनी उसकी, वो कहते हैं उसको गल्फ ऑफ अमेरिका बनाएंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको की जगह 18th जो स्लाइड है उसके तो चारों तरफ सवाए क्यूबा के, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के तो हर तरफ अमेरिका ही है। लेकिन मसला है कि नाम तब्दील करना ऐसे तो नहीं हो सकता, नामों का मसला तो बड़ा फड्डा है। अभी तक देखिए ना, अरेबियन गल्फ और पर्शियन गल्फ का फड्डा चल रहा है, पर्शियन गल्फ और अरेबियन गल्फ के नाम क्यों वो झगड़ा है? एक ही समंदर है, वो एक जगह उसको पर्शियन गल्फ कहा जाता है, एक जगह आप जाके कहें पर्शियन गल्फ है तो आपको जूते मारेंगे तो इतनी तो सेंसिटिविटी। अब ये गल्फ ऑफ मैक्सिको नाम कैसे चेंज होगा? ये तो 400 साल से है ये नाम, 400 साल। ये मैक्सिको का जो नाम है ना, मैक्सिको एक पुराना सा यहाँ शहर होता था एक ज़माने में, वही मैक्सिको शहर मुल्क बन गया, वही मैक्सिको कोलंबस के दौर में। तो ये 400 साल से गल्फ ऑफ मैक्सिको ही है। अब वो कह रहे हैं गल्फ ऑफ अमेरिका। ओके, कितना खूबसूरत है, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। तो ये जो है अब इस पूरी पिक्चर में वो वहाँ पर कहीं तनाव बढ़ रहा है। अच्छा, पूरी जनाब कोशिश हो रही है इस वक्त, ट्रंप के नुमाइंदे, प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप के नुमाइंदे भी कतर में हैं, बाइडन के भी कतर में ही हैं, वो सारे कतर में है कि ये किसी तरह से सीज फायर करवा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने रातों गजा के बारे में भी कहा कि ये अगर सीज फायर नहीं हुआ तो एक क़यामत ढाती जाएगी, पता नहीं ये हो सारे तो वो, लेकिन उनके लोग इधर ही हैं कि भाई ये जल्दी मुआहदा करवाओ। अब वो किसके सर पे गिरेगा? उन्होंने कहा हॉस्टेज ना छोड़े गए तो यहाँ पे जो है वो हमास, लेकिन वो किसके पे मलबा गिरे, क्या गिरेगा? क्योंकि अभी तो आप देखें ना कि वो कितनी डीप, कितना गहरा इसमें डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है कि वो ग्रीनलैंड और जब ग्रीनलैंड और कनाडा को वो कह रहे हैं कि बस हमारा हो गया है, बस कनाडा कह दिया ना तो कह दिया, बस ख़त्म हो गया, ठीक है ना, 51st स्टेज है, वो गवर्नर होगा और ठीक है, और वहाँ के लोग भी चाहते हैं हमारे अंदर आ जाए, तो ज़्यादा मुजाहिमत नहीं होगी, वो लड़ेंगे तो नहीं ना फौज ला के। अच्छा, नेटो लाई है, ये भी एक इशू है कि अगर कनाडा और अमेरिका की जंग होती है तो उसमें क्या होगा? आर्टिकल 5 होगा, 4 होगा, क्या होगा? ये भी एक रोल है दोनों नेटो के। तो वो कहते, इसीलिए उन्होंने कहा ना कि हम नहीं, फौज नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम इसको जो है वो ले लेंगे एज अ, यानी
टैरिफ वैरिफ लगा के, लेकिन स्वीडन, सॉरी डेनमार्क और उधर उनका क्या बनेगा? तो वो कह रहे हैं उनके खिलाफ अस्करी रूल आउट नहीं कर रहे, लेकिन वो भी मसला ये नेट, तो एक टोटल कैओस है। और ये हो सकता है कि वहाँ पर जो फ्रीलैंड है, क्रिस्टियन फ्रीलैंड, वो हो सकता है कि कनाडा के अगली वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आ जाएं, कोई जवाब तो दे डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने जवाब दिया भी है, फ्रांस ने भी आज जवाब दिया है, कुछ दिया है, लेकिन मसला ये है कि अभी सारे मुल्क जो हैं यूरोप के सोच रहे हैं कि भाई ये तो क्या किस्सा, ये तो अजीब सा मामला शुरू हो गया। बरतानिया ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, यानी इसका मतलब है कि ये पहले तासुर था कि इलॉन मस्क कुछ और कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने बात की, बल्कि इलॉन मस्क से आगे बात कर दी उन्होंने कि ये हमें जो है ये हम लेंगे और हर सूरत में लेंगे, और इसके लिए हम फौज का इस्तेमाल भी रूल आउट नहीं करते। तो ये वी आर लिविंग इंटरेस्टिंग टाइम्स, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, लेकिन यह है कि अब यहाँ पे पाकिस्तान में मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हो जाए, ये एक सबसे बड़ा इशू है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, ये अरेंजमेंट नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, ये जा रहा है, ये डिलीवर नहीं कर पा रहा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।